हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एटिलेक्टेसिस के बारे में। तो सबसे पहले एटिलेक्टेसिस होता क्या है? इट इज द कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग्स। इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, जो एल्वोलाई होती है वो कोलैप्स हो जाती है, या तो कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है या फिर पार्शियल कोलैप्स होता है एल्वोलाई का। तो दैट इज कॉल्ड द एटिलेक्टेसिस। एल्वोलाई बिकेम डिफ्लेट्स, जो एल्वोलाई है वो डिफ्लेट कर जाती है एंड इम्पेयर द गैस एक्सचेंज। तो एल्वोलाई जब डिफ्लेट कर जाती है, एल्वोलाई क्या हो जाती है, एयरलेस हो जाती है। और जब एल्वोलाई एयरलेस हो जाती है, एल्वोलाई के अंदर कोई ऑक्सीजन ही नहीं है एक्सचेंज के लिए, तो जो गैस एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है दैट बिकम इम्पेयर। जो गैस एक्सचेंज है एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में, वो इम्पेयर हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द एटिलेक्सिस। तो एटिलेक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे ये एल्वोलाई है, तो यहाँ पे एल्वोलाई के चारों तरफ क्या होता है, हमने पढ़ा एनाटॉमी के अंदर कि कैपिलरी का नेटवर्क होता है। और यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन होती है और कैपिलरी के अंदर जो है CO2 होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड में चली जाती है, और जो CO2 होती है वो एल्वोलाई के थ्रू जो है वो लंग से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो है रेस्पिरेशन होती है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हम जिसको बोलते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, लेकिन एटिलेक्सिस में क्या होता है, जो एल्वोलाई होती है ये कोलैप्स कर जाती है, इनके अंदर कोई एयर नहीं है, एल्वोलाई जो है डिफ्लेट कर जाती है। जो एल्वोलाई है कोलैप्स करेगी तो जो गैसेस का एक्सचेंज है वो इम्पेयर हो जाता है। जो ब्लड के अंदर CO2 है वो ब्लड से बाहर आएगी, लेकिन ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए नहीं है। तो जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एटिलेक्सिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटिलेक्सिस, कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एटिलेक्सिस होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड दी क्रोनिक। एक्यूट का मतलब क्या होता है कि लंग्स के अंदर एकदम से कोई इंजरी हो गई है और उसकी वजह से जो लंग्स हैं, जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एटिलेक्सिस। एक्यूट एटिलेक्सिस क्या होती है, कई बार जो है वो सक्शनिंग की वजह से भी होती है। जब एंडोट्रेकियल ट्यूब डली होती है और हम सक्शनिंग कर रहे होते हैं, तो उस वजह से भी कई बार जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स कर जाती है, तो एटिलेक्सिस हो सकती है। तो एक्यूट एटिलेक्सिस दैट अकर ड्यू टू द इंजरी टू लंग्स और मे बी अकर ड्यू टू द सक्शनिंग। उसके बाद आती है क्रॉनिक एटिलेक्सिस। जो क्रॉनिक एटिलेक्सिस होती है वो किस वजह से होगी, स्कारिंग होती है क्रोनिक के अंदर। स्कारिंग का मतलब कि लॉन्ग टर्म से कोई डिजीज है या फिर फाइब्रोप्टिक चेंज है लंग्स के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रखी है लंग्स के अंदर, लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है लंग्स के अंदर, तो दैट कॉज द क्रोनिक एटिलेक्सिस। उसके बाद अदर जो टाइप्स है एटिलेक्सिस के, उसमें आता है एड्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस। एड्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो लंग्स के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई के अंदर, वो ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज होता है, नाइट्रोजन का एक्सचेंज नहीं होता। क्योंकि नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर में भी इतना ही होता है, और हमारे जो लंग्स हैं अंदर उनमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल होता है। 78% जो है नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, और इतनी ही जो नाइट्रोजन है वो लंग्स के अंदर होती है। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो सेम होता है नाइट्रोजन का लंग्स के अंदर भी और बाहर भी, इसीलिए एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो लंग्स हैं उनके उसके अंदर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो एल्वोलाई होती है वो कई बार कोलैप्स कर जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द एड्जॉर्प्शन एटिलेक्सिस। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेशन एटिलेक्सिस। कंप्रेशन नाम से ही है, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्लूरल इफ्यूजन के बारे में, कि प्लूरल इफ्यूजन हम किसको बोलते हैं, कि लंग्स की जो कैविटी होती है प्लूरा, दोनों जो पार्शियल प्लूरा और विसरल प्लूरा होती है उनके बीच में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लूरल इफ्यूजन। तो प्लूरल इफ्यूजन क्या करता है, उसकी वजह से कंप्रेस करता है लंग्स को, और एल्वोलाई क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है, एल्वोलाई जो होती है वो डिफ्लेट कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन एटिलेक्सिस। तो प्लूरल इफ्यूजन की वजह से हो सकती है, या फिर कोई ट्यूमर है लंग्स के अंदर और ट्यूमर क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है लंग्स को, तो उसकी वजह से भी जो है वो कंप्रेशन एटिलेक्सिस हो सकती है, एल्वोलाई जो है वो कंप्रेस हो सकती है।
उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्सिस की। कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्सिस जो होती है ये किस वजह से होती है? दैट अकर ड्यू टू द स्कारिंग। स्कारिंग की वजह से होगी, लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, इन्फ्लामेशन है, या फिर फाइब्रोटिक चेंजेस है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर फाइब्रोटिक चेंजेस है तो उसकी वजह से एल्वोलाई के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो एल्वोलाई है वो क्या होती है? कोलैप्स हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्सिस। उसके बाद हम कॉजेज की बात करेंगे कि एटिलेक्सिस है उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो अगर हमारा जो एयरवे है इसके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से भी जो एल्वोलाई है उसके अंदर जो है एयर नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो उसकी वजह से भी एटिलेक्सिस हो सकता है। जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स कर जाएगी अगर एयर अंदर नहीं जाएगी। तो ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कि म्यूकस प्लग। कोई म्यूकस का प्लग बन गया है ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स हो सकती है। तो कोई भी म्यूकस प्लग दैट कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयरवे एंड दैट कॉज द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वोलाई। उसके बाद कोई फॉरेन बॉडी है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, एयरवे के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, दैट कैन कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन, और उसकी वजह से एयर अंदर नहीं जाएगी और क्या कॉज करेंगे? एटिलेक्सिस। एयरवे की नैरोइंग हो गई है, जो मसल्स हैं एयरवे की वो सीवियरली कॉन्ट्रैक्ट कर गई है एंड दैट कॉज द नैरोइंग ऑफ द एयरवे। तो कोई भी ऐसा कॉज जिससे एयरवे क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज होते हैं एटिलेक्सिस के। या फिर कोई ट्यूमर है एयरवे के अंदर जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई ब्लड का क्लॉट है, तो दीज आर द ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज ऑफ द एटिलेक्सिस। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज की। तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में लंग्स के अंदर कोई इंजरी है या कोई चेस्ट ट्रोमा हो गया है लंग्स के अंदर, उसकी वजह से भी एल्वोलाई कोलैप्स कर सकती है। प्लूरल इफ्यूजन हमने पढ़ा, प्लूरल इफ्यूजन की वजह से भी एटिलेक्सिस हो सकती है। कंप्रेशन एटिलेक्सिस होगी क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन की वजह से जो लंग्स हैं वो क्या होंगे? कंप्रेस हो जाते हैं। निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्सिस होगी, कई बार इन्फेक्शन की वजह से स्कारिंग हो जाती है लंग्स के अंदर, फाइब्रोप्टिक चेंजेस हो जाते हैं। एस्थमा ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। लंग कैंसर है या फिर न्यूमोथोरैक्स है, एयर चली गई है प्लूरल कैविटी के अंदर, या लंग्स के अंदर कोई ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी एटिलेक्सिस जो है वो हो सकती है। तो दीज आर द ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज ऑफ द एटिलेक्सिस। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। जैसे ओल्ड एज में जो एल्वोलाई है वो फुली एक्सपेंड नहीं होती है, तो ओल्ड एज की वजह से भी एटिलेक्सिस हो सकती है। बेड रिडन पेशेंट है, जैसे कोई भी पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड पे है, तो उसमें भी क्या होता है? जो एल्वोलाई होती है वो फुली एक्सपेंड नहीं करती है, तो दैट कॉज द एटिलेक्सिस। लंग से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर रिसेंट सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो रिसेंट अगर सर्जरी हुई है कोई भी, तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है एटिलेक्सिस की, क्योंकि पेशेंट क्या करता है एकदम से जो रेस्पिरेशन है वो मेंटेन नहीं होती, सैलो रेस्पिरेशन होती है। कॉन्टिन्यूअस सैलो रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है पेशेंट को कि जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स कर जाती है। रेस्पिरेटरी मसल्स वीक है जिसकी वजह से एल्वोलाई एक्सपेंड नहीं हो रही है। कोई मेडिकेशन है उसकी वजह से भी हो सकती है। ओबेसिटी है या फिर प्री मैच्योर बर्थ है। प्री मैच्योर बर्थ में क्या होता है? यहाँ पे अगर प्री मैच्योर बर्थ है तो उसमें क्या होता है? सरफेक्टेंट नहीं होता बेबीज के अंदर, क्योंकि जो सरफेक्टेंट होता है वो 35th वीक के बाद बनना स्टार्ट होता है। तो प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं उनमें सरफेक्टेंट नहीं होता, और सरफेक्टेंट का काम क्या होता है? इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन द एल्वोलाई एंड हेल्प टू एक्सपेंड द एल्वोलाई। ये एल्वोलाई को एक्सपेंड करता है, कोलैप्स नहीं होने देता, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है? सरफेक्टेंट नहीं होता, तो उनमें क्या होता है? जो एल्वोलाई है उनका कोलैप्स होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। कोई भी हमने पढ़ा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, या फिर सरफेक्टेंट रिड्यूस है, या फिर वेंटिलेशन नहीं है लंग्स के अंदर प्रॉपर, तो उसकी वजह से जो एल्वोलाई है वो क्या करेगी? कोलैप्स कर जाती है एल्वोलाई, और एयरलेस एल्वोलाई हो जाती है। एल्वोलाई एयरलेस हो जाएगी तो क्या होगा? गैसेज का एक्सचेंज जो है दैट बिकम इम्पेयर। तो इसमें क्या होगा? पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो डिक्रीज हो जाएगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। तो पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी? साइनोसिस हो जाएगी, और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी साथ में।
उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के, एटिलेक्सिस के क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एब्सेंट द ब्रेथ साउंड। अगर एल्वोलाई कोलैप्स कर गई है तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ब्रेथ साउंड क्या होगी, एब्सेंट होगी यहाँ पे। ट्रैकियल डेविएशन हो जाती है, ट्रैकिया जो है एक तरफ डेविएट कर जाती है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो CO2 का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया है, तो पूरी बॉडी में क्या होगी, साइनोसिस होगी। पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होगी, टैकीकार्डिया हो जाता है, पेशेंट टैकीपनिया हो जाता है, पेशेंट को कफ होगी। तो दीज आर द मेन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द एटिलेक्सिस। उसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि कौन कौन से टेस्ट हम करवाएंगे पेशेंट के। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पेशेंट की हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे पेशेंट का, सीटी करेंगे, चेस्ट एक्सरे में ट्रैकियल डेविएशन हमें दिखाई देगी, सीटी करेंगे, सीटी में जो है एल्वोलाई वो कोलैप्स हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर फॉरेन बॉडी है तो ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, अगर फॉरेन बॉडी है तो ब्रोंकोस्कोपी करेंगे रिमूव करने के लिए, और साथ ही हमें विजुलाइज हो जाएगा कि क्या गया हुआ है ब्रोंकाई के अंदर। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द एटिलेक्सिस। आफ्टर दैट द मैनेजमेंट ऑफ द एटिलेक्सिस। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ एटिलेक्सिस, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे ताकि जो एल्वोलाई है वो दोबारा से इन्फ्लेट हो सके। चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, डिफरेंट पोजीशंस देते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए टू इम्प्रूव द वेंटिलेशन एंड टू रिमूव द सिक्रेशंस। स्पायरोमेट्री के लिए एडवाइस करेंगे। स्पायरोमेट्री में क्या करते हैं, पेशेंट को जो बॉल्स होती है एयर ब्लो करने के लिए बोलते हैं, जो प्रेशर से जो बॉल्स होती है वो ऊपर उड़ जाती है, तो पेशेंट की एक्सरसाइज कराएंगे थ्रू द स्पायरोमेट्री। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे पेशेंट की, अगर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को तो उसको रिमूव करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे पेशेंट को डायलेट करने के लिए ब्रोंकाई को, तो ब्रोंकोडायलेटर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं। उसके बाद है वेंटिलेशन देंगे पेशेंट को। वेंटिलेशन में हम क्या करेंगे, पैप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसमें क्या करता है, पेशेंट जब एक्सेल करता है तो उस टाइम भी थ्रू वेंटिलेटर क्या करते हैं, हम उसको पॉजिटिव प्रेशर देते हैं लंग्स के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द पैप। तो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, या फिर कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर हम पेशेंट को देंगे, CPAP देंगे। या फिर जो लोब अफेक्टेड है, जहां पे कोई लोब है वो कंप्रेस हो रखी है, जो पार्ट जो लंग्स का जहां पे एल्वोलाई कोलैप्स हो रखी है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो लोबेक्टमी करेंगे या न्यूनेक्टमी करेंगे लोब को रिमूव करने के लिए। और उसके बाद जो पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं, तो पोजीशन क्या देंगे, अगर लेफ्ट साइड में की है तो पेशेंट को आफ्टर सर्जरी राइट पोजीशन देंगे, और हमने राइट साइड में ऑपरेट किया है तो आफ्टर सर्जरी जो है वो पेशेंट को हम लेफ्ट पोजीशन देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटिलेक्सिस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जो कंटिन्यू है डिजीज सारी की सारी है वो करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। तो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।